महाभोज महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या। एक, उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली, शायद इसीलिए लावारिस लाश का ख्याल आ गया, वरना उसके तो माँ भी हैं, बाप भी हैं, गरीब भले ही हों पर हैं तो विश्वास नहीं होता था कि वो मरा हुआ पड़ा है। लगता था जैसे चलते चलते थक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो। मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला। बस एक सांस की डोरी वह टूटी और आदमी गया। देखते ही देखते सारा गांव जमा हो गया। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश नवलेखन दौर की सुप्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा रचित सन 1979 ईस्वी में रचित महत्वपूर्ण राजनीतिक उपन्यास महाभोज से लिया गया है। यह उपन्यास अपने छोटे से कलेवर में ही राजनीति की तमाम विकृतियों को उजागर करने में सफल रहा है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां उपन्यास की आरंभिक पंक्तियां हैं, जहां पता चलता है कि बीसू नामक एक दलित युवा की लाश पड़ी हुई है। व्याख्या लेखिका विशेषर के लावारिस लाश के बहाने उजागर करती हैं कि सत्ता के विरुद्ध आवाज उठाने वाली आम जनता का अंतिम परिणाम क्या होता है। एक भरा पूरा परिवार होने के बावजूद उसकी लाश लावारिस पड़ी है। वह आदमियों सहित बस्ती में आग लगाने वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था, इसीलिए मार दिया गया। लेखिका व्यंग करती हैं कि मरे हुए और सोए हुए आदमी में अंतर ही कितना होता भला। कोई इंसान चलते फिरते कब राजनीति दुष्चक्र का शिकार होकर सोए हुए इंसान से मरे हुए इंसान में परिणत हो जाए, कहा नहीं जा सकता। बीसू जैसे युवकों की मौत पर केवल अचंभित हुआ जा सकता है, किसी में हिम्मत नहीं कि इसके खिलाफ खड़े हो, और जो खड़े भी होते हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। बीसू की मौत की खबर सुनते ही गांव के लोग जमा हो गए। एक भीड़ जुट गई जिसके आंख कान नाक मुंह सभी बंद रहते हैं। विशेष इन पंक्तियों में दिखाया गया है कि स्वतंत्र भारत में अन्याय के विरुद्ध जागरूक नागरिक को किस तरह कुचल दिया जाता है। सत्ता के क्रूरतम रूप को प्रतिबिंबित किया गया है। यह स्वतंत्र भारतीय राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का एक ठोस सच है। भाषा सरलतम रूप प्रयुक्त होने के बाद भी अर्थ अत्यंत प्रभावशाली एवं व्यंजक है। यह रचनाकार के भाषाई सामर्थ्य को दर्शाता है। अर्थ व्यंजक सूत्र वाक्य का प्रयोग किया गया है, जैसे मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला। दूसरा, लेकिन जैसे ही खबर शहर में पहुंची, वहां से मंत्रियों, नेताओं और अखबारनवीसों की गाड़ियों का तांता लग गया। आगे से उठने वाले धुएं के बादल तो एक ही दिन में छंट गए, पर शहरी गाड़ियों से उठने वाली धूल के बादल कई दिन तक मंडराते रहे। नेताओं ने गीली आंखों और रूधे हुए गले से क्षोभ प्रकट किया और बड़े बड़े आश्वासन दिए। अखबारनवीस आए तो दनादन उस राख के ढेर की ही फोटो खींच कर ले गए। दूसरे दिन अखबार में छाप कर घर घर पहुंचा भी दिया। इस घटना का सचित्र ब्यौरा किसी ने सवेरे खुमारी में अंगड़ाई लेते हुए तो किसी ने चाय की चुस्की के साथ पढ़ा। देखा देखते ही चेहरे पर विषाद की गहरी छाया पुत गई। चाय का घूंट भी कड़वा हो गया। शायद ढेर सारी सहानुभूति और दुख में लिपट कर निकला। ओह हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन। कब तक यह सब और चलता रहेगा? तो और पन्ना पलट आ गया। थोड़ी देर बाद गांव वालों की जिंदगियों की तरह ही अखबार भी रद्दी के ढेर में जा पड़ा। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां नवलेखन दौर के सबसे सशक्त राजनीतिक उपन्यास महाभोज से ली गई है, जिसकी रचना 1979 ईस्वी में मन्नू भंडारी ने की है। यह उपन्यास राजनीतिक संवेदनहीनता को बहुत बारीकी से दर्शाता है। प्रसंग सरोहा गांव के हरिजन टोला में आदमियों सहित झोपड़ियों को के जलकर राख होने की खबर शहर पहुंचने के बाद की स्थिति को दर्शाया गया है। किस प्रकार इस आगजनी की लपट पर विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, मन्नू भंडारी ने इसका मर्मिक वर्णन किया है। व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखिका ने चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा दंगा फसाद, आगजनी आदि करवा कर
उस मौके को भूनने की संपूर्ण प्रक्रिया का बेहद सटीक वर्णन किया है। विभिन्न दलों के नेताओं के पीछे पीछे मीडिया भी उस ओर लपकती है तथा इसे अपने अपने फायदे के अनुसार इस्तेमाल करती है। नेताओं द्वारा जो फूल माला चढ़ाई जाती है, जो दिखावटी आंसू बहाए जाते हैं, जो आश्वासन दिए जाते हैं, उन्हें मीडिया सचित्र ब्यौरे के साथ घर घर तक पहुंचाती है। लेखिका बुद्धिजीवी समाज पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ते हुए दुख और सहानुभूति से कुछ घिसे पीटे शब्द निकलते हैं और फिर पन्ना पलट जाता है। उधर घटनास्थल पर नेताओं का तंता खत्म होता है और इधर गांव वालों की जिंदगियों की तरह अखबार भी रद्दी हो जाता है। विशेष इन पंक्तियों में अवसरवादी राजनीति का चित्र खींचा गया है, जो इन जन सामान्य की मौत को भी राजनीतिक रंग देने से नहीं चूकता है। राजनेताओं के दोहरे चरित्र को ये पंक्तियां अनावृत करती हैं। अखबारों के जन विमुख एवं सत्ता के प्रति चुटकारी चरित्र को भी दिखाया गया है, जो ऐसी घटनाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने के बजाय नेताओं के झूठे आश्वासन को वीरता देते हैं तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग की संवेदनहीनता पर व्यंग किया गया है, जो इस तरह की खबरों को लेकर खबर की तरह पढ़कर पन्ना पलट देते हैं। ओह हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन जैसे अंग्रेजी शब्दों से व्यंग अत्यधिक तीक्ष्ण हो गया है। आगे से उठने वाले धुएं के बादल तो एक ही दिन में छंट गए, पर शहरी गाड़ियों से उठने वाले धुएं के बादल कई दिन तक मंडराते रहे। जैसे व्यंजनापूर्ण कथन लेखिका की रचनात्मक क्षमता की को दर्शाते हैं। बिल्कुल सरल और सहज भाषा में तीव्र संवेदनात्मक एवं अर्थ व्यंजकता अनुसूयुति कर देने का समर्थ दार्शनिक है। जिस देश में देवतुल्य राजनेताओं की परंपरा रही हो, वहाँ राजनीति का ऐसा पतन कभी कभी मन में एकदम वैराग्य जाग जाता है। पर राजनीति में जहां तक अपने को धंसा लिया, वहां से निकल भी तो नहीं सकते। निकलने का सीधा अर्थ है हार मान लेना, और जीवन में एक यही तो बात है जिसे वे कभी नहीं मान सकते। पिछले चुनाव में हार कर भी मन से वे उसी हार को एक दिन के लिए भी स्वीकार नहीं कर सके। उस हार को जीत में बदलना ही है, जो भी हो जैसे भी हो कृत संकल्प है उसके लिए। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां नवलेखन दौर के प्रखर हस्तक्षर मनु भंडारी द्वारा 1979 ईस्वी में रचित उपन्यास महाभोज से ली गई है। प्रसंग इन पंक्तियों में विपक्षी दल के नेता सुकुल बापू की मानसिक स्थिति को अभिव्यक्त किया गया। वे सरोहा निर्वाचन क्षेत्र से खड़े होकर इस चुनाव को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं, चाहे उसके लिए कूटनीति या छल नीति ही क्यों न अपनानी पड़े। वह अब अवसर को खोना नहीं चाहते। व्याख्या इन पंक्तियों के माध्यम से लेखिका ने विपक्षी दल के नेता सुकुल बापू की मन स्थिति को उजागर किया है। उनके अनुसार सुकुल बापू वर्तमान राजनीतिक स्थिति से संतुष्ट नहीं है। सुकुल बापू के हाथ में अभी सत्ता नहीं है, इसीलिए उन्हें राजनीतिक पतन अधिक स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ता है और वे देवतुल्य राजनेताओं का स्मरण करते हैं। लेखिका ने राजनीति को एक ऐसा दलदल माना है जिसमें फंसने के बाद चाहकर भी निकलना असंभव है। सुकुल बापू किसी भी कीमत पर पिछली हार का बदला लेना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें जिस हद तक जाना पड़े हुए जाने को तैयार हैं। वर्तमान में चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां किसी भी हद तक चली जाती हैं, जिसका बिंब लेखिका ने बखूबी उकेरा है। विशेष राजनीतिक को एक दल की भांति माना गया है, दलदल की भांति माना गया है, जिसमें पढ़कर व्यक्ति वहीं रहने के लिए विवश हो जाता है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार छल नीति व कूटनीति का प्रयोग करती हैं, इसका संकेत किया गया है। भाषा सहज एवं प्रभावशाली है। चौथा, गांव की भीड़ बड़ी हुलस कर देख रही है। यह सब दृश्य दास साहब के इस बड़प्पन के आगे सभी नतमस्तक हो आए हैं। बड़े बूढ़े
को तो सबरी और निषाद की कथाएं याद हो आई। किसी किसी को ईर्ष्या भी हो रही है हीरा से, बेटे तो जाने कितने के मरते हैं पर ऐसा मान। संदर्भ व प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां मनु भंडारी द्वारा विरचित हिंदी के महत्वपूर्ण राजनीतिक उपन्यास महाभोज से उद्धृत है। ये बीसू की मौत के बाद दास साहब के सरोहा दौर से जुड़ी हैं। दास साहब सरोहा घरेलू उद्योग योजना के उद्घाटन के लिए आते हैं तो सबसे पहले बीसू के घर जाते हैं और बीसू के पिता हीरा को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। इससे एक और दास साहब का बड़प्पन झलकता है, दूसरी ओर लोगों को हीरा से ईर्ष्या होने लगती है। व्याख्या। दास साहब की इस महानता को लक्षित कर गांव के बुजुर्ग लोगों को राम, सबरी और निषाद की कथाएं स्मृत हो आती हैं। कई ग्रामीण ईर्ष्या से भी वशीभूत हो उठते हैं। वे सोचते हैं कि बेटे तो जाने कितने लोगों के मरते हैं पर ऐसा सम्मान भला किसको मिलता है। विशेष प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से मनु भंडारी ने दास साहब की प्रदर्शन वृत्ति के पीछे छिपे घघापन और अवसरवादिता को व्यंजना के धरातल पर अनावृत किया है। मौत को भी राजनीतिक अवसर के रूप में तब्दील कर देने वाली भारतीय राजनीति पर ये पंक्तियां करारा व्यंग है। ग्रामीण लोगों की सहजता और भोलापन भी इन पंक्तियों में झलकता है, जिसका फायदा अक्सर उठाया जाता है। भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। 5 इस बार तो देख लिया सबने की जनता की एकता में बड़ा जोर है। तूफानी जोर, तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ों को जड़ सहित उखाड़ फेंकता है। जनता एक होती है तो बड़े बड़े राज्य उलट देती है। फीका हुआ आदमी ही इस बात को सबसे ज्यादा महसूस करता है। कुर्सी पर बैठना है तो जनता में फूट डालो, कुर्सी बचानी है तो जनता में फूट डालो। जनता की एकता कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। समझ रहे हैं न आप लोग मेरी बात? आप लोग खुद। संदर्भ व्याख्या पंक्तियां नवलेखन दौर के प्रखर लेखिका मन्नू भंडारी रचित महाभोज उपन्यास से ली गई है। यह उपन्यास राजनीतिक छल प्रपंचों की तक जाकर उसका उद्घाटन करता है। प्रसंग। दास साहब एक सभा में सरोहा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करते हुए विपक्षी दल के नेता शुक्ल बाबू के पूर्व में दिए गए भाषण की धज्जियां उड़ाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां उसी भाषण से ली गई हैं। व्याख्या। मुख्यमंत्री दास साहब जनता को संबोधित करते हुए उन्हें उनकी ताकत के बारे में बता रहे हैं। वे सरोहा में शुक्ल बाबू के दिए गए भाषण की ध्वजियां उड़ाकर जनता के समक्ष उनके भाषण को निराधार सिद्ध करते हैं। विशेष दास साहब के मुंह से ये सारी बातें कहलवा कर लेखिका ने उनके दोहरे चरित्र को उद्घाटित किया है, क्योंकि वे खुद इन सभी प्रपंचों का सहारा लेते हैं। ये पंक्तियां राजनेताओं के छद्म और धूर्त चरित्र को अनावृत करती हैं, जो जनता की ताकत को उन्हें गुमराह कर अपने पक्ष में मोड़ लेना चाहती है। इन पंक्तियों में भारतीय राजनीति के चेहरे की सूक्ष्म पहचान देखते ही बनती है। शिल्प सामर्थ्य की दृष्टि से ये पंक्तियां अत्यंत प्रभावशाली हैं। भाषा सहज, सरल, विरल, धारदार और अर्थ व्यंजना है। आज के राजनीतिक संदर्भ में ये पंक्तियां और प्रासंगिक हो उठी हैं। 6 आदेश और उसका संशोधन। दोनों का मतलब समझते हैं सक्सेना। ठीक है, इस बार यही करके आएंगे। वे हमेशा अगर मगर में फंसा उनका मन सामने आए अवसरों को इसी तरह ठुकराता आया है, पर उस सब से हुआ क्या? यही न कि वे खुद ही सबकी ठोकरों में पड़े हैं आज, लेकिन इस बार वे वही करेंगे जो उनसे कहा है। दास साहब ने डीआईजी ने शाम को अकेले में बैठ कर दो पैग चढ़ाए सक्सेना ने और मन में उग आए सारे मलाल की ऐसी की तैसी कर दी। बात को कहीं से घुमा दो, वो कैसे भी मोड़ दो और जो चाहे निष्कर्ष निकाल लो। बाएं हाथ की खेल है ये सब पुलिस वालों के लिए। मन की सब ओर से निर्द्वंद बनाकर ही कल वे सरोहा के लिए चले थे, लेकिन हीरा का बयान लेकर लौटे तो भीतर जाने कैसा ममतत्व जागने लगा। महेश का यह वाक्य बस समझ लीजिए सर,
हम सब लोगों के जिंदा रहने पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वह मर गया। उसके अपने सामने जाने कितने प्रश्न चिन्ह लगाकर खड़ा हो गया। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश प्रखर उपन्यासकार मनु भंडारी विचरित उपन्यास महाभोज से लिया गया है, जिसकी रचना 1979 ईस्वी में हुई। यह उपन्यास राजनीतिक विद्रोहियों के साथ भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था को भी दिखाता है। प्रसंग जोरावर द्वारा विशेषज्ञ की हत्या कर दिए जाने पर गांव में तनाव परिव्याप्त हो जाता है। दास साहब के निर्देशन पर सिन्हा सक्सेना को मामले की जांच हेतु भेजते हैं। साथ ही यह भी संकेत कर देते हैं कि यह स्पष्ट आत्महत्या का मामला है। सक्सेना यही सोचकर बयान लेने जाता है, किंतु बयान लेने के बाद उसका मन बदल जाता है। व्याख्या लेखिका इस अंश के माध्यम से दिखाना चाहती है कि घनघोर से घनघोर अंधेरे में भी एक छोटा सा दीपक जल ही जाता है, जो अंधेरों के साथ अंत तक संघर्ष करता है। लाख निश्चय करने के बाद भी सक्सेना बीसू की हत्या को आत्महत्या साबित करने का मन नहीं बना पाता है। लेखिका व्यंग करती है कि किसी भी बात को मनचाहे निष्कर्ष तक पहुंचाना पुलिस वालों के बाएं हाथ का खेल होता है। सक्सेना भी ऐसा कर सकते थे, किंतु महेश और हीरा के बयान का एक एक शब्द सक्सेना को भेजता रहा। सक्सेना अपने व्यक्तिगत हानि लाभ की चिंता भूलकर सत्य की खोज करने का निश्चय कर लेते हैं। लेखिका ने इसी बिंदु से सक्सेना का व्यक्तित्वारण आरंभ किया है। विशेष पुलिस को सत्ता की कठपुतली बताया गया है। सत्ता जब चाहे पुलिस के माध्यम से सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर सकती है। यह भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है। एक पुलिस अफसर को अपने कर्तव्य और सत्ता के दबाव के बीच जूझते दिखाया गया है, जो सामान्य यथार्थ भले ही न हो पर दुर्लभ यथार्थ अवश्य है। बस समझ लीजिए हम सब लोगों के जिंदा रहने पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वह मर गया। वाक्य के माध्यम से चुप्पी साधने वाले लोगों को जगाने का प्रयास किया गया है। पात्रानुकूल व सरल सहज भाषा का सटीक प्रयोग किया गया है, जो प्रभाव की दृष्टि से बहुत धारदार है। साथ ऐसा आतंक आपने कहीं देखा नहीं होगा साहब। लोगों के घर जमीन और गाय बैल ही रेहन नहीं ही रखे हुए हैं। जोरावर और सरपंच के यहाँ उनकी आवाज और जबान तक बंधक रखी हुई है, कोई चूं तक नहीं कर सकता। संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां मनु भंडारी के उपन्यास महाभोज से ली गई हैं। इस उपन्यास में भारतीय राजनीति के चरित्र का उद्घाटन करते हुए राजनीतिज्ञों द्वारा अपराधियों की संरक्षण दिए जाने तथा उनसे गठ जोड़कर अपना राजनीतिक हित साधने का भी चित्रण किया गया है। यह कथन सरोहा गांव में बीसू की हत्या के पश्चात एसपी सक्सेना को बीसू के दोस्त बिंदा के बयान के रूप में कहा गया है। इन पंक्तियों में गांव के प्रभावशील गुंडों, सरपंच एवं जोरावर के दहशत का प्रभावकारी चित्रण हुआ है। व्याख्या बिंदा कहता है कि स्थानीय शक्तिशाली एवं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने शोषण एवं दमन की हद पार कर दी है। ग्रामीणों पर उनका आतंक एवं भय इतना अधिक है कि कोई उनके विरुद्ध मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने लोगों की संपत्ति के साथ साथ एक तरह से उनकी आवाज को भी बंधक बना लिया है। विशेष इन पंक्तियों में ग्रामीण जीवन में अमानवीय शक्तियों के आश्चर्य का प्रभावशाली चित्रण हुआ है। भाषा बहुत ही सटीक है और लेखिका के मंतव्य को वहन करने में पूरी तरह सक्षम है। शब्दावली के प्रयोग को लेकर लेखिका का दृष्टिकोण लचीला है। वे तत्सम तद्भव देशज विदेशज के निरर्थक विवादों में न पड़कर उन्हीं शब्दों का चयन करती हैं जो उनके भाव को मर्म के साथ व्यक्त कर सके। जिस समस्या की ओर इन पंक्तियों में इशारा किया गया है वह आज के समय में भी मौजूद है। 8/42 के दिन आंखों के आगे उभर आए क्या उमंग क्या जोश था। उन दिनों में हड़ताले जुलूस और नारे के बीच ही दिन गुजरते थे और रात को नींद में भी भुजाएं फड़कती रहती थी और मुट्ठियां हवा में उछल जाती थी। एक बार वे और दिनेश सिगरेट
सिक्रेटेरिएट पर तिरंगा लगाने का संकल्प लेकर निकले थे। दूसरी मंजिल तक पहुंचे भी गए थे कि अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर वे भाग आए, बिना इस बात की परवाह किए कि पीछे दिनेश अकेला रह जाएगा। पुलिस का डर था या प्राणों का मोह, जिसने सोचा ही नहीं दिया कि दोनों साथ निकले हैं, साथ कदम बढ़ाया है तो अंत तक साथ ही रहना चाहिए। संदर्भ व्याख्या पंक्तियां राजनीतिक उपन्यास महाभोज से ली गई हैं, जिसकी रचना 1979 ईस्वी में मन्नू भंडारी ने की। यह उपन्यास न केवल राजनीतिक सत्यों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है, बल्कि इसमें बुद्धिजीवियों का अंतर्द्वंद भी बेहद खूबसूरती के साथ उभारा गया है। प्रसंग बिशु की हत्या की जांच कर रहा एसपी सक्सेना जब बिंदा का बयान लेता है तब उसे अपने साथी दिनेश की याद आती है, जो सन 42 के आंदोलन में मारा गया था। सक्सेना के मन में पश्चाताप की अग्नि को लेखिका ने बड़े ही संवेदनात्मक रूप से चित्रित किया है। व्याख्या लेखिका सक्सेना के व्यक्तित्वरण के लिए दिनेश नामक प्रतीक का सहारा लेकर बताती हैं कि किस प्रकार सन 42 में सक्सेना अपने कर्तव्य पथ से पीछे हट गया था। उसने अपने साथी दिनेश को तो अकेला छोड़ दिया था, किंतु बिंदा को वह अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बिंदा के रूप में उसे दिनेश दिखाई पड़ता है। लेखिका ने बिंदा के उत्तेजित बयान के बाद दिनेश की चर्चा करके कंस्ट्रक्ट उत्पन्न किया है, जिससे सक्सेना का व्यक्तित्वरण यथार्थवाद के अधिक निकट प्रतीत होता है। विशेष नवलेखन दौर की प्रमुख साहित्य एक प्रवृत्तियों में मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का अंतर्द्वंद अहम है, जो उस समय की अनेक रचनाओं में दृष्टिगोचर होती है। महाभोज में मन्नू भंडारी ने बड़े सुंदर तरीके से इसे दर्शाया है। कंस्ट्रक्ट के माध्यम से तथ्य को अधिक पुख्ता किया गया है। बिशु के साथ दिनेश के प्रसंग को जोड़ना एक बेहद सार्थक उक्ति प्रतीत होती है। सन 42 की घटना को प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया है, जिसमें दिनेश अकेला व्यवस्था से संघर्ष करता हुआ मारा जाता है। शिल्प सामर्थ्य की दृष्टि से ये पंक्तियां अत्यंत प्रभावशाली हैं। भाषा सरल सहज किंतु धारदार है। न हु मुस्कुराए। दास साहब पत्नी की समझ पर थोड़ा प्रसन्न भी हुए। कोई 1 महीने पहले ही बुलाकर समझाया होगा उसके संपादक को, और अखबार का रंग ही बदल गया। कमी नहीं है समझदार लोगों की, बस सही ढंग से दिशा निर्देश करने वाला कोई नहीं। और इस वाक्य के साथ ही मन अखबार से छिटक कर एकाएक देश के साथ जुड़ गया। देश की दुरावस्था का सबसे बड़ा कारण ही है सही नेतृत्व का अभाव। छात्रों को देखो, युवकों को देखो, किसान मजदूरों को देखो, सब के सब दिशाहीन से भटक रहे हैं। कोई दिशा दिखाने वाला ही नहीं। लोगों की भटकने का जरा सा दुख दास साहब के स्वर में भी उभर आया। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां नवलेखन दौर के अग्रणीय लेखिका मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास महाभोज से ली गई है। राजनीति की आंतरिक विद्रूपताओं के साथ यह उपन्यास पत्रकारिता के बिकाऊपन को भी दर्शाता है। प्रसंग मसाल के बदलते स्वर व तेवर से दास साहब के साथ साथ उनकी पत्नी जमाना भी खुश है। लेखिका ने इस संदर्भ में राजनीति के साथ पत्रकारिता के गठजोड़ की ओर संकेत किया है। व्याख्या इन पंक्तियों में विरोधाभास के माध्यम से लेखिका ने व्यंग किया है कि मसाल के संपादक दत्ता बाबू को दास साहब के निर्देशों को मानकर उनके पक्ष में अखबार का अंक निकालने के लिए संपादक को समझदार कहा गया है। इसका श्रेय दास साहब स्वयं को देते हुए देश के किसानों युवकों को दिशा निर्देश के अभाव में दिशाहीन होने पर चिंता जताते हैं। लेखिका बहुत ही मार्मिक ढंग से मीडिया को सत्ता के हाथ की कठपुतली होते हुए दिखाती है। राजनीतिक और पत्रकारिता का यह गठजोड़ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विशेषतः राजनीति और पत्रकारिता के गठजोड़ को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। पत्रकारिता के व्यावसायीकरण को दर्शाया गया है, जो अपने फायदे के लिए झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने से पीछे नहीं हटती। भारतीय राजनीति के घाव चरित्र को ये पंक्तियां पूर्णतया अनावृत कर देती हैं। शिल्प सामर्थ्य की दृष्टि से ये पंक्तियां
अत्यंत प्रभावशाली है। भाषा सरल, सहज किंतु धारदार है। वर्तमान में मीडिया के बिकाऊ चरित्र को देखते हुए ये पंक्तियां और भी प्रासंगिक हो उठी हैं। 10 इसके बाद छोटे छोटे दलों में बंटकर लोग आपस में बातचीत करने लगे। हाथों में कीमती गिलास थामे हुए कोई दल देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता कर रहा था, तो कोई फैलती हुई अव्यवस्था पर किसी के सोच और रोष का विषय था। देश का तेजी से गिरता हुआ नैतिक स्तर तो किसी को दिन ब दिन बढ़ते हुए मूल्य परेशान कर रहे थे। रोगन पालिश से चमकती हुई लकदक कपड़ों में लिपटी स्त्रियां पुरुषों की हाँ में हाँ मिला रही थी। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की विख्यात उपन्यासकार मन्नू भंडारी द्वारा 1979 ईस्वी में रचित प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास महाभोज से ली गई है। राजनीतिक पत्रकारिता व असफरशाही के भ्रष्टाचार आदि के स्पष्ट चित्रण की दृष्टि से महाभोज हिंदी का अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। प्रसंग बीसू की हत्या को दा साहब के अनुकूल मोड़कर बिंदा को दोषी करार देकर उसे गिरफ्तार करवा कर और लापरवाही के कर्तव्य निष्ठा से विमुखता का आरोप लगाकर सक्सेना को निलंबित कर स्वयं डीआईजी के रूप में प्रोन्नत हो सिन्हा अपने घर पर एक भोज का आयोजन करता है। इस पार्टी में आए बड़े बड़े अधिकारियों लोगों की बातें देश चिंता से जुड़ी होती है। लेखिका ने इस तथ्य को मार्मिक व्यंग का स्वर दिया है। व्याख्या लेखिका ने बड़े ही मार्मिक व्यंग के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या करके उसका जश्न मनाए जाने का दृश्य उकेरा है। बीसू की हत्या को दा साहब जिस रंग में रंगना चाहते थे उनमें वे सफल हुए। इस साजिश में जिन लोगों ने दा साहब का साथ दिया हुए आज मालामाल हैं, जैसे डीआईजी सिन्हा, दत्ता बापू आदि, और जो उनके रास्ते में रुकावट बने हुए सभी बेहाल हो गए, जिनमें ईमानदार पुलिस अफसर सक्सेना भी शामिल है। सिन्हा की पदोन्नति की पार्टी में शराब पीते हुए देश की अव्यवस्था पर बात करने वाले बुद्धिजीवियों के माध्यम से मन्नू भंडारी ने वर्तमान राजनीति व अफसरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार, कर्तव्यहीनता, घगपन आदि प्रवृत्तियों का उद्घाटन किया है। विशेष खोखली राजनीति व अफसरशाही का नग्न रूप प्रदर्शित हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त और सत्ता के स्वार्थी के साथ मिलकर काम करने वाले अफसर की पदोन्नति के माध्यम से लेखिका ने एक भयानक सच को उजागर किया है। कीमती गिलास और भ्रष्टाचार पर चिंता के माध्यम से कंट्रास्ट उत्पन्न किया गया है, जिससे व्यंग की धार और तीव्र हो गई है। देश की उन्नति प्रगति पर चिंतन करने वाले बुद्धिजीवियों की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया गया है। सूक्ष्म व्यंग की दृष्टि से ये पंक्तियां अत्यंत उत्कृष्ट हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के वास्तविक चरित्र को पूरी तरह अनावृत कर देती हैं। शिल्प सामर्थ्य की दृष्टि से भी ये पंक्तियां अत्यंत प्रभावशाली हैं। भाषा सरल किंतु धारदार और अर्थ व्यंजक है। 11 नहीं, ये बात गिने चुने मूर्खों को छोड़कर अब किसी को परेशान नहीं करती। परेशान करना तो दूर, क्षण भर के लिए भी किसी के दिमाग में नहीं आती। कुछ बातें, कुछ तथ्य, कुछ स्थितियां प्रचलित होते होते सबके बीच इस तरह स्वीकृति पा लेती हैं कि वे फिर लोगों की सोच की सीमा में रहती ही नहीं। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश राजनीतिक उपन्यासकारों में श्रेष्ठ मन्नू भंडारी कृत महाभोज से लिया गया है, जिसकी रचना 1979 ईस्वी में हुई। प्रसंग डीआईजी पद पर प्रोन्नति सिन्हा के घर पर चल रही पार्टी में उनकी हैसियत से अधिक कीमती वस्तुओं पर वहां मौजूद व्यक्तियों की चुप्पी का वर्णन लेखिका ने किया है। व्याख्या भ्रष्टाचार में व्याप्त राजनीतिक पत्रकारिता, नौकरशाही इत्यादि में आय से अधिक संपत्ति का मामला कोई नया नहीं है। इसी को लेखिका ने बड़ी ही सहजता से प्रदर्शित किया है। श्रीमती सिन्हा के गले में कीमती हीरे का हार हो अथवा कीमती शराबें, किसी का ध्यान उस
तरफ नहीं जाता। लेखिका कहती है कि ये बातें किसी के दिमाग में भी नहीं आती, क्योंकि यह इतना प्रचलित हो चुका है कि किसी को असामान्य प्रतीत नहीं होता। इन स्थितियों पर ध्यान देने वाले जागरूक व्यक्तियों को मूर्ख कहकर व्यंग किया गया है। आए दिन नेताओं अफसरों पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगते आए हैं, किंतु अब ये बातें विस्मय की जगह सामान्य लगती हैं। विशेष भारतीय समाज में भ्रष्टाचार किस तरह स्वीकृति पा चुका है, ये पंक्तियां इस तथ्य का बखूबी उद्घाटन करती है। लेखिका ने जिस तरह से भारतीय समाज में भ्रष्टाचार की गहरता का चित्रण किया है, वह पीड़ा उत्पन्न करता है। आय से अधिक संपत्ति पर लोगों की चुप्पी के माध्यम से इसे समाज में प्रचलित व स्वीकृति आम घटना मानकर उस पर व्यंग किया गया है। सामाजिक विसंगतियों के प्रति जागरूक व्यक्तियों को मूर्ख कहकर लेखिका ने व्यंग किया है और प्रकांतर से मूल्यों के पतन के प्रति चिंता व्यक्त की है। इन पंक्तियों की भाषा सहज और जानदार है, जो कथ्य में पूर्णतः संप्रेषणीय बना देती है। इन पंक्तियों की सार्थकता इस बात में निहित है कि व्यंग के पैनेपन के कारण ये निष्क्रिय बुद्धिजीवियों में तिलमिलाहट उत्पन्न करने में समर्थ हैं। 12 लेकिन हजार प्रश्नों के सलीब पर टंगा हुआ उनका मन हर पल उन्हें मथता रहता है। अपने आसपास और चारों तरफ जो कुछ हो रहा है उसे आंख मूंद कर स्वीकारते रहे, एकदम उदासीन और तटस्थ होकर हर रह सकता है। कोई भी जीवित आदमी इस तरह नहीं रह सकते थे, तभी तो एक बहुत बड़ी क्रांति के एक छोटे से वाहक बने थे। पर कैसी हुई यह क्रांति? कहीं से कुछ भी तो नहीं बदला। अब कहाँ से होगी दूसरी क्रांति और कौन करेगा उस क्रांति को जो सब कुछ बदल दे? आज तो परिवर्तन का नाम लेने वाले की आवाज घोंट दी जाती है, उसे काट कर फेंक दिया जाता है। एक तरफ फीके गिने चुने आदमियों के घूंटे गले और रूधी आवाजों से क्रांति का स्वर फूट सकेगा अब कभी। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां 1979 ईस्वी में विख्यात लेखिका मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास से उद्धृत है। प्रसंग मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए लोचन भैया ने पार्टी से भी त्याग पत्र दे दिया। लेखिका ने लोकतंत्र के मुखौटों के बीच सच और सार्थक व्यक्तित्व की दुर्दशा को स्वर दिया है। व्याख्या: लेखिका ने लोकतंत्र में ईमानदार व्यक्ति की विवशता और दुर्बलता को दिखाया है, साथ ही यह भी दिखाया है कि सत्ता के साथ कदम से कदम मिलाकर न चलने पर उसकी क्या दुर्दशा होती है। लोचन भैया जब अपने सिद्धांत पर टिके रहते हैं तब उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाता है, जिससे क्षुब्ध होकर वे स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देते हैं। वे हताश परेशान हो जाते हैं कि आसपास फैली विसंगतियों के प्रति उदासीन और तटस्थ कैसे रहा जा सकता है। पार्टी एक क्रांति लाना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे वह सब कुछ भूलकर अपने स्वार्थ पूर्ति में लग गई। लेखिका मुट्ठी भर ईमानदार और जागरूक लोगों को लेकर भी अत्यंत चिंतित है, जिनकी आवाजें बंद कर दी जाती हैं, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसी अवस्था में न तो समाज का कल्याण संभव है, न ही क्रांति आ सकती है। विशेष लोकतंत्र में ईमानदार व्यक्तित्व किस तरह हाशिए पर चले जाने पर विवश कर दिए जाते हैं, ये पंक्तियां भारतीय राजनीति के इस यथार्थ को अनावृत कर देती हैं। राजनीति में चहुओर भ्रष्टाचार व्याप्त होने पर भी किसी नेता का ईमानदार होना यह दर्शाता है कि उम्मीद की लौ अभी बुझी नहीं है। क्रांति के नाम पर एकत्रित होकर अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने वाले व्यक्तियों को असली चेहरा दिखाया गया है। सत्ता निर्मित वर्तमान सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन हेतु आवाज उठाने वाले व्यक्ति को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता गया है, जिस पर लेखिका ने चिंतित होकर कहा है कि ऐसी स्थिति में क्रांति कैसे आएगी। विभिन्न स्रोतों से शब्दों को ग्रहण करते हुए लेखिका ने सहज और संप्रेषणीय भाषा का प्रयोग किया है। व्याख्या हेतु अन्य महत्वपूर्ण गद्यांश और उनके प्रसंग: सच पूछा जाए तो बड़ा न आदमी होता न घटना, यह तो बस मौके मौके की बात होती है। मौका ही ऐसा आ पड़ा है। इस समय तो सरोहा में पत्ते का हिलना भी एक घटना की अहमियत रखता है। 1.5 महीने बाद ही
बाद ही तो चुनाव है। यूं उपचुनाव विधानसभा की एक सीट भर का फिर भी है बहुत महत्वपूर्ण। इस सीट के लिए भूतपूर्व मुख्यमंत्री शुक्ल बाबू खुद खड़े हो रहे हैं। शुक्ल बाबू क्या खड़े हो रहे हैं, क्यों क्या खड़े हो रहे हैं समझ लीजिए। पिछले चुनाव में हारी हुई पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो रही है। खेम ठोक कर ललकारती हुई सत्तारूढ़ पार्टी के पूरे अस्तित्व को चुनौती देती हुई। वैसे पिछले चुनाव में हारने के बाद शुक्ल बाबू ने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि वे अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे और जीवन के बीच दिन जनता की सेवा में ही बिताएंगे। पर पहला अवसर आते ही वे फिर लपक लिए। क्या करते, पद से उतरने के तुरंत बाद उन्होंने यह महसूस किया कि जनता की सच्ची सेवा उच्च पद पर बैठकर ही की जा सकती है और जनता की सेवा का संकल्प उन्होंने अपनी उस कच्ची उम्र में लिया था जिस उम्र के संकल्प विकल्प अनचाहे ही आदमी के जीवन का अभिन्न अंग बन जाते हैं। प्रसंग कुछ समय पूर्व हरिजनों को जीवित जला दिया गया था, किंतु उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उपचुनाव नजदीक होने की वजह से विशेषर की हत्या को अहमियत दी जा रही है, जिसमें राजनेता, पत्रकार एवं प्रशासन तंत्र सक्रिय हो जाता है। इसमें घटना या व्यक्ति की अपेक्षा अवसर को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। पर लोचन बापू हैं कि मंत्रिमंडल की मृत्यु की घोषणा से पुलकित हो रहे हैं, न राव चौधरी की कीमत से चमत्कृत। एक ही प्रश्न है जो उन्हें तरह तरह से मथ रहा है। यह सब वे किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या इसी परिवर्तन के लिए शुक्ल बापू की पार्टी और विधानसभा छोड़ी थी? उन्होंने इसी क्रांति का सपना देखा था और क्या इसी टुच्चेपन की सौदाबाजी के लिए मंत्रिमंडल गिराने की बात सोच रहे हैं? वे नाम, चेहरे, लेबुल भले ही अलग अलग हों पर अलगाव है। कहाँ शुक्ल बाबू दास साहब, राव चौधरी, प्रसंग दास साहब के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री लोचन भैया के मन में बिशु की हत्या को लेकर जो गहरे तनाव है उसका यहाँ जीवंत चित्रण किया गया है। लोचन आदर्शवादी राजनीतिज्ञ है। राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार उन्हें परेशान करता है। शुक्ल बाबू की पार्टी जिन कारणों से छोड़ी थी वे कारण उन्हें दास साहब की पार्टी में उससे भी मुखर रूप में दिखते हैं। वे लोचन भैया के क्षोभ व दुख के कारण है। हाँ, गांव में एक दल ऐसे लोगों का भी आया है जो सरेआम इस योजना की चिंदियां बिखेरकर लोगों को आगाह कर रहा है और बिशु की मौत को भरसक जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। बिशु मर गया कोई बात नहीं, पर बिशु की मौत का प्रसंग मर गया और इस समय तो वे कैसे जिंदा रहेगा? अजीब रस्साकसी हुई है गांव में। प्रसंग विशेषर की मृत्यु के पश्चात दास साहब व सरोहा दौर की चर्चा है। दौर को सफल बनाने के लिए घरेलू उद्योग योजना के उद्घाटन की तैयारी है, जिसे दास साहब द्वारा उद्घाटित होना है। बिशु के मौत की चर्चा को घरेलू उद्योग योजना निगल लेता है। इसी रस्साकसी का यह संदर्भ है। एक क्षण ठहर कर बात पूरी को महेश ने बस इसी को लेकर वह तिल मिलाता रहता था। उसका कहना था यह थोड़े से आदमियों के मरने भर की ही बात नहीं है महेश बापू, समझ लीजिए कि पूरी की पूरी बस्ती का हौसला ही मर गया। 8 महीनों तक रात दिन समझा कर इस लायक बनाया था कि छाती ठोक कर अपना हक मांग सके। अब बहुत दिन तक ये लोग अपने हक के लिए लड़के का हौसला नहीं जुटा पाएंगे। प्रसंग यह संदर्भ बिशु की मौत के बाद थाने में बयान लेने के लिए आए एसपी सक्सेना के साथ महेश की बातचीत है, जिसमें वह बिशु के तनाव को बताता है। सक्सेना कुछ लिखने लगा और थानेदार मन ही मन भुनभुनाने लगा। बयान के नाम पर बूढ़े से पुराना बचवा रहा है पिछले 4 घंटे से, और उसने एक वाक्य बोल दिया तो इशारे से ऐसी लगाई कि आधी बात मुंह में ही घूंट कर रह गई। अपने ही हल्के में गीदड़ बनाकर रख दिया।
इस ससुरे एसपी ने। ऐसे पुचकार कर बयान लोगे तो कहीं कहीं सब कहेंगे ही ये लोग गांव वालों से पाला नहीं पड़ा लगता है इनकी कभी। जानते नहीं कि जरा सी सब मिलते ही सीधे खोपड़ी पर सवार होते हैं ये लोग। जूते की नोक पर ही ठीक रहते हैं। तभी अभी तो बिंदा जाने और क्या गुल खिलाएगा। प्रसंग विशेषर की हत्या के उपरांत सरोहा गांव में जांच हेतु आए एसपी सक्सेना के समक्ष बयान देने आए हीरा की उपस्थिति के बाद थानेदार का है जो जिंदगी को इतना प्यार करता हो, अपनी ही नहीं हर किसी की जिंदगी को, वह आत्महत्या करेगा नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं, उसे मारा गया है। पर किसने मारा, क्यों मारा? बिंदा की आंखों में फिर कुछ दहकने लगा और कनपटी की नसें फड़कने लगी, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं न आप लोग? भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब, इसीलिए पूछ रहा हूँ। एक क्षण रुका बिंदा सक्सेना, एक टक उसका चेहरा देखते रहे, उसके आवेश को देखते रहे और बिंदा उसी रौब में कहता रहा, और जो जिंदा है वे अब जी नहीं सकते, अपने इस देश में मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत जैसे बीसू को मारा दिया। सोच कर ही दिमाग की नसें फटने लगी हैं और सचमुच ही बिंदा ने दोनों हाथों से कसकर अपना माथा पकड़ लिया। प्रसंग यह विशेषर की हत्या के पश्चात सरोहा गांव में जांच हेतु आए एसपी सक्सेना के समक्ष बयान देने आया बिंदा का कथन है। 45 मिनट की वह ड्राइव अजीब सी बेचैनी में ही काटी उन्होंने, पर बेचैनी किस बात को लेकर है वे खुद नहीं समझ पाए। बिंदा की इन भावुकता भरी बातों से बेचैन होने वाली उम्र और मानसिकता वे बरसों पीछे छोड़ आए हैं। पुलिस वालों के लिए वैसे भी इस तरह की बातें मात्र लफाजी के और कोई अहमियत नहीं रखती। बहुत बार बहुतों से सुना है इस तरह के अनर्गल प्रलाप उन्होंने बातों में नहीं, पर उसके चेहरे में जरूर कुछ ऐसा है जो सक्सेना को बेचैन बनाए हुए है। बिंदा का चेहरा फिर उनकी आंखों में उभर आया और एकाएक ही बरसों पुराना दिनेश उनके सामने आ खड़ा हुआ। सचमुच दिनेश से कितना मिलता है इसका चेहरा, और इतनी देर से बिंदा नहीं, बिंदा की बातें नहीं, वरना अतीत की असंख्य परतों के नीचे दबा हुआ दिनेश ही उन्हें परेशान कर रहा था शायद। प्रसंग सरोहा गांव में बीसू की हत्या के पश्चात सक्सेना द्वारा बिंदा के बयान लिए जाने के बाद उसे अपना अतीत के साथी दिनेश की स्मृति ताजा हो उठती है। यह प्रसंग उसी मन स्थिति को अभिव्यक्ति देता है। 8 अपने सस्पेंशन का ऑर्डर पढ़ने के बाद भी जैसे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई सक्सेना के मन में, न दुख की न पश्चाताप की। सामने बच्चों को खाना परोसती हुई पत्नी पर नजर पड़ी। क्या कहेंगे उससे और कैसे लेगी वह इस खबर को? क्षण भर के लिए जाने कैसी करुणा उमड़ आई पत्नी के लिए मन में, पर थोड़ी देर में ही रुकमा का चेहरा उभर आया। 3 दिन तक वह बिंदा को लिए हरिजन टोला और टिहरी गांव में घूमते रहे थे, तो रुकमा ने हाथ जोड़कर कहा था, इन्हें अपने साथ इतना मत रखो साहब जी, इन्हें जरूर कोई कुछ करा देगा। फिर क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा? और इस पर बिंदा की दहाड़ती हुई घुड़की, चुप कर, तू सोचती है तेरे पीछे मैं जनखा होकर बैठ जाऊंगा? प्रसंग सत्ता की ताकत सत्य और न्याय को हाशिए पर ढकेल देती है। सक्सेना को जब सस्पेंशन का ऑर्डर मिलता है तब उसकी मन स्थिति किन विचारों की ओर मुड़ती है? लेखिका ने इस तथ्य की अभिव्यक्ति की है। रेल के 2nd क्लास के डिब्बे में सक्सेना की बगल में बैठी हुई रुकमा घुटनों में सिर दिए सिसक रही है और सक्सेना के अपने मन में जैसे धीरे धीरे कोई कराह रहा है। गोदी में रखे ब्रेकेस में आगाजी के बीसू की मौत के प्रमाणों से भरी फाइलें रखी है। इतना समझने के बाद भी मुसाफिरों से भरे डिब्बे में रुकमा का इस तरह रोना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी सख्त आवाज में कहा, चुप करो रुकमा। चौंक कर रुकमा ने झटके से सिर उठाया और बड़ी
अबुझ सी नजरों से सक्सेना को देखती रही। इतना परिचित स्वर, मगर वह यहाँ कहाँ, तो वह तो जेल में है। प्रसंग एसपी सक्सेना के साथ रुक्मा बिशु की हत्या के प्रमाणों से भरी फाइलें दिल्ली लेकर जा रही है।